हेलो स्टूडेंट, हम आ गए हैं आज व्याकरण का टॉपिक लेकर। हमारा टॉपिक क्या है? अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद भेद क्या है वो बाद में समझेंगे। पहले वाक्य क्या है वो समझेंगे। तो चलिए, परिचय। पहले हम वाक्य के बारे में आपको परिचित करा देते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है। वह दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। मनुष्य समाज में रहने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए एक भाषा का प्रयोग करता है कि कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई उर्दू में बात कर रहा है, कोई पंजाबी में बात कर रहा है। एक भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए वह ध्वनियाँ निकालता है, अलग अलग के तरह की आवाज़ें निकालता है। हर भाषा की अपनी ध्वनि होती है। इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द और वाक्य का रूप ले लेते हैं। इन्हीं ध्वनियों के सार्थक समूह शब्द, उसमें जो शब्द यूज होते हैं वो वाक्य का रूप ले लेते हैं। वह प्राय वाक्यों के रूप में अपनी बातें कहते हैं। मनुष्य जिस भाषा में, ध्वनि में एक दूसरे से बात करते हैं, उनमें जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो वाक्यों का रूप ले लेते हैं। और जो वाक्य अर्थात सेंटेंस बन के आता है, उन्हें वो अपनी बातें करते हैं, उन सेंटेंसों में अपनी बातें करते हैं। परिभाषा: सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह। सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है, वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, का वह व्यवस्थित समूह, जो समूह में व्यवस्थित होती है। ऐसे नहीं कि टूटे फूटे होते हैं, वो समूह में व्यवस्थित होती है। जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं। यानी जिन सार्थक शब्दों को व्यवस्थित करके वाक्य का रूप दे दिया जाता है और अपने मन के भावों को प्रकट किया जाता है। कोई एक वाक्य बना दिया, जैसे मुझे पानी चाहिए। भाई मुझे पानी चाहिए, मैं चुप रहूंगी या शब्दों में बोलूंगी तो सामने वालों को क्या पता चलेगा? मैंने वाक्य बनाया, मुझे पानी चाहिए, तो वो सामने वाला समझ गया, उसने मेरे भावों को समझा। उन्हें वाक्य कहते हैं। उदाहरण: पक्षी गीत गाते हैं। पक्षी गीत गाते हैं, ये वाक्य है। पक्षी गीत गाते हैं। अगर हम उनको आगे पीछे कर दे, गाते हैं पक्षी गीत, ये सेंटेंस बना नहीं ना। पक्षी गीत गाते हैं, इनको एक लय में बोलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बात क्या है। सार्थक शब्दों को व्यवस्थित रूप में लगाना है। सही स्थिति में: वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। अब ये देखो, इसको हम अगर आगे पीछे कर देंगे तो सेंटेंस सही नहीं बन। आते हैं ऋतु, फूल, बसंत खिल है जाते, ये कोई सेंटेंस बना? नहीं समझ आएगा। अब इनको सीधा करेंगे तो भी नहीं समझ आएगा। इनको एक लय में बोलेंगे। बसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया। उपयुक्त वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिनसे भाव विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। वाक्य के तत्व, वाक्य से भाव विचारों की भली भांति अभिव्यक्ति हो, इसके लिए वाक्य में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। इसका मतलब है कि वाक्य बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए हमें वाक्य में इन चीज़ों का, जो सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, इन सब चीज़ों का प्रॉपर होना चाहिए एक सेंटेंस में। पहले हम क्या करेंगे? सार्थकता। वाक्य की रचना सार्थक शब्द समूह द्वारा की जाती है। यानी सार्थक शब्द मतलब जिनका कोई अर्थ हो शब्दों का, उनके द्वारा की जाती है, ताकि वाक्य उचित अर्थ की अभिव्यक्ति हो सके, जिससे वाक्य के का अर्थ निकाल सके हम। जैसे प्रातः होते ही पक्षी कलरव करने लगे, यानी चहचहाने लगे, शोर मचाने लगे। साल भर मेहनत करने के कारण ही वह कक्षा में प्रथम आया। यानी एक बच्चा साल भर मेहनत करता है तो ही प्रथम आता है ना, एक दिन पढ़ के तो कोई प्रथम नहीं आता। तो ये वाक्य सार्थक है। कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ का बोध कराने लग जाते हैं। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो निरर्थक होते हैं, किनका कोई अर्थ नहीं होता, वो भी
अर्थ के का बोध कराने लग जाते हैं, वाक्य को प्रयुक्त करते हैं। जैसे सुमन, इस भिखारी को कुछ खाना वाना दे दो। खाना, खाने का तो अर्थ हो गया खाना, वाना, वाने का कोई अर्थ नहीं होता, तो हम बोल देते हैं खाना वाना जैसे तैसे। तो इसलिए कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो निरर्थक होते हैं, फिर भी सेंटेंस का को प्रयुक्त करता है, पूरा करता है। ये गोरैया कब से बकझक किए जा रहा है। कहते हैं ना, बकझक का मतलब कि गदर मचाया जा रहा, तंग करे जा रहा है, तो उसको बकझक यहाँ पर निरर्थक बताया गया झक को, तो भी वो वाक्य को सार्थक बना रहा है। आकांक्षा, किसी वाक्य के एक पद को सुनकर अन्य आवश्यक पद को सुनने या जानने की जो उत्कंठा प्रकट होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे हमने कोई सेंटेंस बोला, उसमें हमने कह दिया कि वो खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। अब ये नहीं पता हमें कौन खाना खा रहा है, लड़का खा रहा है, लड़की खा रही है, गधे खा रहा है, घोड़े खा रहा है, कौन खाना खा रहा है। यानी वो प्रॉपर वर्ड वहाँ पे लगा दे तो वो उसकी उत्सुकता खत्म हो जाती है और वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। आकांक्षा यानी हम वहाँ पर अपने आप से नहीं लगाते, हमें उस सेंटेंस को लगाकर पूरा करना चाहिए। यह वाक्य सुनते हैं ही हमारे मन में प्रश्न उठता है कि कौन, जैसे मैदान में कौन खेल रहे हैं, हमें इसका उत्तर मिलता है कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ लड़के शब्द जोड़ देने से वाक्य पूरा हो गया। इससे पहले वाक्य को लड़के शब्द की आकांक्षा थी, यानी वाक्य पूरे होने में लड़के शब्द की कमी थी, उसके जुड़ते ही आकांक्षा समाप्त हो गई। योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द प्रसंगानुरूप अर्थ प्रदान करता है, इसे योग्यता कहते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए कि वो काम उसी के द्वारा होना चाहिए, योग्य है। बिना योग्यता हमें, अगर हम वर्ड्स को लगाएंगे, शब्द को लगाएंगे, तो वो वाक्य कंप्लीट नहीं होता। योग्यता होनी बहुत जरूरी है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, किसान कुदाल से खेत जोतता है। कुदाल से खेत नहीं जोता जाता, किससे खेत जोतता है, हल से, तो ये योग्य नहीं है। यहाँ पे योग्य शब्द क्या है, हल। इस वाक्य में योग्यता का अभाव है, क्योंकि कुदाल से खेत की जुताई नहीं की जाती है। कुदाल के स्थान पर हल का प्रयोग करने से वाक्य में वांछित योग्यता आ जाती है। तब वाक्य इस तरह हो जाएगा, किसान हल से खेत जोतता है। निकटता, अब सेंटेंस में निकटता होनी बहुत जरूरी है। ऐसे सेंटेंस नहीं बनाना चाहिए कि एक वर्ड फिर स्पेस छोड़ा, फिर एक वर्ड फिर स्पेस छोड़ा, उससे वहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि इसके बाद क्या आएगा, क्या स्पेस छोड़ा है, क्या वर्ड आना चाहिए यहाँ पर। इसलिए वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें स्पेस नहीं इकट्ठा बनाना चाहिए। वाक्य के किसी शब्द को बोलते या लिखते समय अन्य शब्दों में परस्पर निकटता होना आवश्यक है, यानी आपस में पास पास होना बहुत जरूरी है। इसके अभाव में शब्दों में अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे गायें, फिर स्टॉप, घास, फिर स्टॉप, चर रही है। यहाँ गाय शब्द बोलकर रुक जाने से, भाई गाय के बाद रुक गए, हम ये भी कह सकते हैं, मन में हमारे जिज्ञासा उठती है, हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि गाय क्या, गाय दूध देती है, गाय पशु है या कुछ और है। भाई हमें यहाँ पे खाली स्पेस में, रुके हुए स्पेस में कुछ फिल करना है, फिर हम अपने मन में सोचते हैं, हमारे भाव होता है कि इसमें हम गाय दूध देती है, गाय पशु है, गाय कुछ और है। इसी प्रकार घास के पास कुछ रुक गए तो हाँ, इसका अर्थ में अनुमान लगाना पड़ता है, हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि क्या आएगा यहाँ पर। तो उस अनुमान को लगाए बिना, बिना रुके हमें इसे लिखा या बोला जाना चाहिए। जैसे गाय घास चर रही है। पदक्रम, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है ताकि वांछित अर्थ भी अभिव्यक्त हो, इसे ही पदक्रम कहते हैं। पदों
शब्द के इस क्रम को बदल देने पर अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। जैसे पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है, पटरी दौड़ती है रेलगाड़ी पर, या रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है। यानी पदक्रम यानी शब्दों का उचित तरीके से उचित स्थान पर रखना चाहिए। आगे पीछे रखने से वो सेंटेंस सही नहीं पड़ता। पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है, इसका सही सेंटेंस क्या होगा? रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है। हे छात्रों को रहे पढ़ा अध्यापक। अब ये आगे पीछे हो गया। अब ये सेंटेंस वाक्य सही नहीं है, इसको पदक्रम के हिसाब से सही करेंगे तो तरीके से हम सही करके देखेंगे तो फिर क्या होगा? अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। पदक्रम की दृष्टि से यह वाक्य उचित नहीं है। उचित पदक्रम में रखने पर इस तरह लिखा जाएगा, रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। नंबर 6, अन्वय। अन्वय का होना भी बहुत जरूरी है एक वाक्य को बनाने में। वाक्य अनेक शब्दों का व्यवस्थित मेल है, यही व्यवस्थित रूप अन्वय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के साथ यथोचित सामंजस्य होना चाहिए। इसके अभाव में वाक्य ना व्याकरण दृष्टि से सही होते हैं, ना वांछित अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। यानी अगर वाक्य में अन्वय नहीं होगा, शब्दों में अन्वय की व्यवस्थित मेल नहीं होगा, तो वो किसी भी तरह से किसी चीज को वांछित अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। धोबी कपड़े धोती है। अभी इसमें देखो अन्वय नहीं हुआ, कुछ पुल्लिंग ले लिया, कुछ स्त्रीलिंग ले लिया। हम वाक्य बनाते हैं तो पुल्लिंग के ऊपर बना रहे हैं तो पूरा पुल्लिंग पे बनाएंगे, स्त्रीलिंग पे बना रहे हैं तो स्त्रीलिंग पर बनाएंगे। इसका सही क्या बनेगा? धोबी कपड़े धोता है। छात्राएं सुंदर चित्र बनाते हैं। अब ये भी गलत है। इसको भी, ये वाक्य हम किसी के सामने बोलेंगे तो कोई क्या कहेगा कि इनको शब्द की वाक्यों की पहचान नहीं है। छात्राएं सुंदर चित्र बनाती हैं। छात्राएं यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गई, तो जब हमारी आगे तो क्रिया वगैरह सब हम उसी सब्जेक्ट को देखकर ही लगाते हैं। हमारे सब्जेक्ट क्या है? छात्राएं। छात्राएं क्या करती है? सुंदर चित्र बनाती हैं। मजदूर ने सवेरे सवेरे काम पर जाते हैं। मजदूर सवेरे सवेरे काम पर जाते हैं। उचित अन्वय के साथ हमने आपको बताया ये कैसे बनेंगे सेंटेंस। अब हम आते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के वर्गीकरण के मुख्यतः दो आधार हैं, यानी वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो आधार हैं। हम वाक्य को दो आधार पर बना सकते हैं, एक तो वाक्यों का अर्थ निकालकर और एक वाक्यों की रचना कर कर। वाक्यों का अर्थ के आधार पर वाक्य पहले हम ये देखेंगे कि वाक्य का मतलब जो हम देख रहे हैं उसे दो भेद, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम 9th क्लास में पढ़ेंगे और रचना के आधार पर हम 10th में पढ़ेंगे। तो कैसे, पहले हम समझ लेते हैं कि हम दोनों चीज़ों को समझेंगे तब हम आगे बढ़ते हैं। पहले बताते हैं कि अर्थ के आधार पर जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं तो कोई भी वाक्य की रचना करें और जब हम उसको पढ़ते हैं, जो हम रचना करते हैं ना वाक्य की, तब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके मतलब को समझते हैं। हमने किसी वाक्य को बनाया, फिर हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके मतलब को भी समझेंगे कि ये वाक्य हमने बनाया तो उसका मतलब क्या है, तब वो कौन सा वाक्य है। जैसा हमने आपको बोला, आप जैसे स्कूल गए हैं, आपने वाक्य बनाया स्कूल गए हैं। आपकी टीचर आपसे पूछे तुम कल क्यों नहीं स्कूल आए। टीचर ने स्कूल में आपसे पूछा कि तुम कल क्यों नहीं स्कूल आए, तो यहाँ हम उसके अर्थ को समझे कि मैम ने हमसे क्या पूछा है। हमसे क्या पूछा है कि मैम ने तुम कल क्यों नहीं। जब हम उसके अर्थ को समझेंगे तभी हम जवाब दे पाएंगे। अब हमने उसके अर्थ को समझा कि मैम ने हमसे पूछा तुम कल क्यों नहीं स्कूल आए, तो वो प्रश्नवाचक हुआ।
मैम ने हमसे क्वेश्चन किया क्यों नहीं स्कूल आए, तो मैम ने बच्चे से क्वेश्चन किया। प्रश्नवाचक मतलब जो भी वाक्य हमारे सामने उपस्थित होगा हम उसके अर्थ को समझेंगे, फिर हम बताएंगे कि वो अर्थ के आधार पर कौन से भेद में है। तो अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद हैं, रचना के आधार पर 3 भेद हैं। और रचना के आधार पर हम 3 भेद हैं, हम 3 तरीके से हम रचना कर सकते हैं वाक्य की। पहले हम सरल तरीके से रचना की अभिव्यक्ति करते हैं वाक्य की, दूसरी संयुक्त तरीके से, तीसरी मिश्रित तरीके से, जिन्हें हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। चलिए हम पहले करते हैं अर्थ के आधार पर। आपको समझ आ गया होगा वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। पहला, जब हम वाक्य को बना लेते हैं फिर उसके अर्थ को समझते हैं तब इनको बोला जाता है। वे पहले वाक्य बनाते हैं फिर अर्थ समझते हैं फिर उनको बोलते हैं कि हमने सही बात वाक्य बनाया है अर्थ लगा के, नहीं आता या नहीं। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, आधार का मतलब जब हम वाक्य को बना रहे हैं तो हम उन्हें 3 भेदों में बना सकते हैं। विधान 3 भेदों में हम बना सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य को जब हम बनाते हैं ना तो उसको हम 3 भेदों में बना सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है। यहाँ पर हमें बताया कि अर्थ के आधार पर 8 भेद है, रचना के आधार पर 3 भेद है। अर्थ को हम 8 तरीकों से बना सकते हैं। वाक्य में अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या नकारात्मकता का भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है, यानी किसी वाक्य में सूचना दी जा रही है कि भाई आज यह काम होने वाला है, सूचना दी गई है ना। या नकारात्मकता का भाव है कि तुम्हें वहां नहीं जाना, मना कर दिया गया है, नकारात्मकता का भाव है। प्रश्न पूछा जा रहा है यानी तुमने यह काम क्यों किया, प्रश्न किया। या विस्मय प्रकट करा, अरे यह क्या हो गया। काम करने का आदेश दिया जा रहा है, तुम आज यह काम करोगे। या इच्छा प्रकट की जा रही है, इसे ही अर्थ कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद है। अर्थ के आधार पर 8 भेद है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम 9th क्लास में पढ़ेंगे और रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम 10th में पढ़ेंगे। अब आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अब हम इनको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, एक एक करके हम वाक्य को समझाएं। 8 वाक्यों को हम एक एक करके आपको समझाएंगे जिससे आपको समझ आएगा और आप सही वाक्य बना सकेंगे। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। जो ये विधानवाचक वाक्य होते हैं ये ऐसे के ज्यों के त्यों ही मान लिए जाते हैं, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाता, सिंपल वाक्य होते हैं। विधानवाचक का मतलब सिंपल, सिंपल एक क्रिया की जाती है उसमें सिंपल तरीके से सेंटेंस बोला जाता है, सिंपल सिंपल, और उसको ज्यों का त्यों ही ले लिया जाता है। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आई है। इसमें किसी तरह का
ना तो क्वेश्चन मार्क है, ना विस्मयादि बोधक है, ना नकारात्मकता है। ये सिंपल सेंटेंस है। विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रोहित ने नया मकान खरीदा। नंबर 2, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया ना होने या ना किए जाने का भाव हो। भाई जिन वाक्यों में ना तो कोई क्रिया काम कर रही है और ना उसका भाव हो रहा है क्रिया के काम करने का, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, इन वाक्यों की पहचान क्या होती है कि सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर या तो ना, मत, नहीं देखकर की जा सकती है। भाई आपको नहीं पहचान हो रही है, नहीं कुछ हो रहा है, तो आप ये 3 वर्ड याद रखो कि न, मत, नहीं। सेंटेंस में ये तीनों वर्ड है तो आप आंख बंद करके ये लगा दो कि नकारात्मक वाक्य है। चलो एग्जाम्पल देखो। पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं। यहाँ पर नहीं वर्ड आ गया है। पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं। हमने क्या बताया था? न, मत, नहीं। नहीं वर्ड आ गया। कविता ने पाठ नहीं याद किया है। कविता ने पाठ नहीं याद किया है। यहाँ पर नहीं वर्ड आ गया। नदी में बाढ़ नहीं आई है। यहाँ पर भी नहीं वर्ड आ गया। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। यहाँ पे मत वर्ड आ गया। मत जाओ, मना करा ना, मत जाओ। रोहन धूप में ना निकलना, कि ना निकलना ना आ गया, तो यहाँ पर नकारात्मक वाक्य हैं। अब आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान क्या होती है? इनकी भी पहचान होती है। हर वाक्य की कोई ना कोई पहचान होती है। विधानवाचक वाक्य की क्या पहचान थी? कि उसमें सिंपल सेंटेंस होते थे, सिंपल। उसमें ना तो प्रश्नवाचक आएगा, ना विस्मयादिबोधक आएगा, ना नकारात्मकता आएगा, कुछ नहीं, कौन सा वाक्य नहीं आता, सिंपल वाक्य आते हैं। नकारात्मक वाक्य में न, मत, नहीं यानी मना करा जाएगा, हर काम को नहीं होगा, वो वहां नहीं गई, ये काम मत करो, ये काम नहीं हुआ। और फिर आता है प्रश्नवाचक। इन जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका मतलब है कि सामने वाले ने हमसे क्वेश्चन करा कि तुम कहाँ गए थे, वहां क्यों गए तुम। हमें आंसर देना है कि हम वहां क्यों गए थे, हम कहाँ गए थे, वो हमें आंसर में बताना कि हम किस जगह पर गए थे। तो उसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की क्या पहचान होती है? क्वेश्चन के अंदर क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर होता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना WH फैमिली के वर्ड्स, वैसे हिंदी में कहते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका। ये प्रश्नवाचक शब्द देखकर हम बताते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। और इसकी दूसरी पहचान हो रहा है, प्रश्नवाचक वाक्यों में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उसको भी देखकर अगर आपको नहीं पहचान हो रही है कौन सा वो है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर आप लिख सकते हो कि यह प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब इनके उदाहरण देखिए। ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? अब सामने वाला पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है। उसे नहीं पता कि कौन खड़ा है, वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपको पता है तो बताओ कि कौन खड़ा है बाहर। अब आपको ये पढ़कर नहीं पता चला कि ये कौन सा, क्या, क्यों, इसमें आया ही नहीं, तो ये कौन सा वाक्य होगा। तो आप लास्ट में देखो कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको आप करो प्रश्नवाचक वाक्य। रमा कब आई, यहाँ पर आ गया कब, तो और क्वेश्चन मार्क। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, क्यों और प्रश्नवाचक चिन्ह। कल तुमने क्या क्या खाया था, क्या क्या
और प्रश्नवाचक चिन्ह। विक्रम किसकी राह देख रहा है? किसकी? प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4, चौथा वाक्य कौन सा है? वाक्य का भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद चौथा कौन सा है? आज्ञावाचक वाक्य, यानी किसी काम को करने की आज्ञा या अनुमति जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है, या तो हम आज्ञा या अनुमति ले रहे हैं या आज्ञा या अनुमति दे रहे हैं, उन्हें ऑर्डर ले रहे हैं या ऑर्डर दे, या तो कोई हमें ऑर्डर दे रहा है या हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी है। इन वाक्यों का दूसरा नाम क्या है? आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य। एग्जाम्पल है इसके, किताब के पेज मत फाड़ो। अब मुझे ऑर्डर दिया गया है कि किताब के पेज मत फाड़ो, किस लिए? अब पढ़ने बैठ जाओ। कि तुम यह काम किस लिए करोगे? अब मेरा ऑर्डर है कि अब तुम पढ़ने बैठ जाओ। दीवारों को साफ कर दो। दीवारों को साफ कर दो, मैंने उसे ऑर्डर दिया है कि तुम दीवारों को साफ कर दो, गंदा मत करो, उसे साफ कर दो। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, मैंने सामने वाले को ये कहा है कि अब हम सामने वाले को कहते हैं कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, कि हमें अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना चाहिए, तो तुम भी अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाओ। ऑर्डर दिया है यहाँ पर हमने। यह काम कल जरूर करना, पूरा कर देना, हमने उसको ऑर्डर दिया है कि यह काम कल जरूर पूरा कर देना। नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य। अब इस वाले वाक्य में क्या होता है? अर्थ के आधार के भेद। अर्थ के भेद में इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है कि इसमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, यानी वाक्य में हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं अपनी। जैसे मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, हमारी इच्छा है कि हम अपने मित्र को जन्मदिन की बधाइयाँ दें। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, काश इस समय सुमन साथ होती। अब इस सेंटेंस में आप ये सोचोगे कि ये विस्मयादिबोधक का सेंटेंस आ गया, पर इसमें इच्छा, इसको हम उसमें विस्मयादिबोधक में भी लिख सकते हैं, पर इसमें हमने इच्छा भी व्यक्त की है कि काश सुमन साथ होती, कि इस समय हमारे साथ सुमन साथ होती, काश। ये हमारी इच्छा है कि सुमन हमारे साथ होती। मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हो, इसमें भी यही बताया गया कि मैं चाहता हूँ सभी स्वस्थ हो, इसमें हमारी इच्छा है ना कि सभी स्वस्थ हो। विस्मयवाचक वाक्य। अब ये वाक्य बड़े आश्चर्य वाले होते हैं। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, भाई एकदम आश्चर्य के साथ, चौंका देने वाला, शोक, घृणा, हर्ष, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, जिनसे भाई एकदम आके अचानक से कोई कुछ बोल दे तो हमें एकदम खुशी हुई, एकदम ये कहा कि तुम्हारा ये काम हो गया, आज उसके साथ ये घटना घट गई, हमें दुख हुआ। किसी चीज़ में हमें खुशी होती है एकदम, किसी चीज़ में हमें घृणा, गुस्सा आ जाता है, तो इन भावों की अभिव्यक्ति विस्मयवाचक वाक्य के थ्रू होती है। इन वाक्यों का दूसरा नाम है उद्गारवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्यों की पहचान क्या होती है? वाक्य में अहो, आहा, हाय, छी, अरे आदि देखकर, ये वाक्य के स्टार्टिंग में होता है वर्ड या बिल्कुल लास्ट में होता है, और उसके बाद एक्सक्लामेशन साइन होता है। ऐसे शब्दों या वाक्यों के अंत में लगा विस्मयवाचक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लामेशन साइन बोलते हैं, को देखकर की जा सकती है। उदाहरण, अरे, एक्सक्लेमेशन साइन, विस्मयवाचक चिन्ह, कितना विशाल मैदान है। ओ, विस्मयवाचक चिन्ह, तुम आ गए। आहा, इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा। सावधान, ट्रक आ रहा है। छी, नाले के पास बड़ी बदबू है।
नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है, यानी जिन वाक्यों को पूरा नहीं है, हमें संदेह हो गया कि ये वाक्य पूरा नहीं है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्यों की क्या पहचान होगी कि लास्ट में होगी, होगा, होंगे देखकर, शायद, संभवतः कि शायद यह काम होगा, भाई कंफर्म नहीं है कि वो काम होगा, संभवतः आज बारिश हो जाए, पक्का नहीं है, जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। उदाहरण, चलो अब इसके उदाहरण देखते हैं। अब तक फसल कट चुकी होगी, यानी हम अनुमान ही लगा रहे हैं कि फसल कट चुकी होगी, हमें पता नहीं है, पक्का नहीं पता कि फसल कट गई है या नहीं कटी, हम अपनी तरफ से अनुमान लगा रहे हैं। रमा खाना पका चुकी होगी, अब हम कहते हैं ना, बाहर हम खेल रहे हैं, हम बाहर सोचे कि अब तो मम्मी ने खाना बना लिया होगा, भैया हमें पता नहीं, हम घर जाके देखें क्या पता मम्मी ने खाना ना बनाया हो, भैया हम इसमें अनुमान लगाते हैं। दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, अब शायद बारिश बंद हो जाए। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी पहले जो हम बोल रहे हैं वो सारा दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है, उसके बिना वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। भाई एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर होना। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। संकेतवाचक वाक्य के पहचान यदि अगर जैसे शब्दों को देखकर की जाती। अगर सेंटेंस में यदि वर्ड हो, अगर वर्ड हो, स्टार्टिंग में यदि, अगर, और अगर बीच में भी हो तो हमें आंख बंद करके संकेतवाचक वाक्य लिख देना चाहिए। अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। नंबर 1 विधानवाचक में सिंपल सेंटेंस आए, नकारात्मक में क्वेश्चन वाले कब, क्यों, क्या, कहाँ, और आखिरी में नकारात्मक चिन्ह। विस्मयादिबोधक में एकदम विस्मय कर देने वाला आ, ओ, अरे, और विस्मयबोधक साइन। संकेतवाचक में हमें क्या बताया गया है कि यदि अगर आएगा, यदि वर्षा रुकती तो मैं कल घर जाता, संकेत हुआ है कि वर्षा रुकेगी तो मैं कल घर जाता। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाती, अगर, भाई संकेत वो कह रहा है कि तुम जल्दी आते तो मिलती, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें ना सूखती, अगर सिंचाई करते पानी देते तो वो फसलें नहीं सूखती। अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अब देखो सेंटेंस में, सभी सेंटेंसों में यदि अगर आ रहा है, और आप ये देखते ही आप लिख दो संकेतवाचक वाक्य। अब हम वाक्य रूपांतरण करेंगे कि एक सेंटेंस को, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कैसे करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इनमें से किसी वाक्य को एक भेद से दूसरे भेद में इस तरह बदलना कि वाक्य का कर्ता, क्रिया और कर्म पर जो का त्यों रहे। भाई हम उस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में तो बदल रहे हैं, पर कर्ता, क्रिया और कर्म ऐसे के ऐसे रहे। भाई कर्ता जो काम क्रिया कर रहा है वो वही करे, और जो कर्म कर रहा है वो भी, कर्ता जो क्रिया और कर्म कर रहा है ना वो बदले ना, वो ऐसे के ऐसे ही दूसरे वाक्य में रूपांतरण हो जाए। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसे हमने किस में करना है, विधानवाचक वाक्य में। अब ये देखो, अब इसको हम उन्होंने कहा कि अब ये बताओ कि ये वाक्य कौन सा है। वाक्य रूपांतरण निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं,
पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं? शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब इसमें हमें सेंटेंस दे दिया है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पहले इसमें बताया रूपांतरण करने से पहले हमें ये देखना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, तभी तो हम सेंटेंस को दूसरे में बदलेंगे। हमें पता होगा कि विधानवाचक किस तरह का सेंटेंस होता है, निषेधवाचक किस तरह का सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक किस तरह का होता है, संदेहवाचक किस तरह का होता है, संकेतवाचक किस तरह होता है। हर वाक्य का हमें पता होगा, तभी हम रूपांतरण कर सकते हैं। विधानवाचक वाक्य जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। विधान का मतलब होता है सिंपल। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब इसे हम विधानवाचक को निषेधवाचक वाक्य में रूपांतरण करना है, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बदलेंगे कि पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। निषेध मैंने नहीं, इसके पहचान है न, नहीं, मत, ये वर्ड्स आने चाहिए सेंटेंस के बीच में। तो पक्षी क्या काम कर रहे हैं? उड़ने का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा निषेधवाचक में करना है, तो वो यानी काम नहीं कर रहे। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे। अब उन्होंने कहा निषेधवाचक वाक्य हमें दिया हुआ है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलो कि पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे। ये तो हमारा निषेधवाचक वाक्य हो गया। अब इसे हमें प्रश्नवाचक में बदलना है। तो वो उड़ तो रहे नहीं, तो अब हम इसे प्रश्नवाचक में कैसे बदलें? प्रश्न पहले हम याद करेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य की क्या पहचान है। उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, किसको, ये सब वर्ड्स आएंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। हमें ये दो पहचान याद आ जाती है। तो अब हम ये देखेंगे, इसमें से हम पहले तो निषेधवाचक वाक्य की पहचान को हटा देंगे। नहीं को हटाया, फिर हमारे पास सिंपल सेंटेंस आया, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब हमने प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो प्रश्न में हमें आगे लगाना है WH फैमिली का वर्ड और लास्ट में लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने क्या लगाया? क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य को हमने संदेहवाचक वाक्य में बदलना है। अब ये देखो, पहले हमने प्रश्नवाचक वाक्य के पहचान को, चिन्ह को हमें हटाना है, उसे सिंपल सेंटेंस बनाया, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब इसको हमने संदेहवाचक वाक्य की क्या पहचान होती है? शायद, शायद संदेह है ना, शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, होंगी, होंगे, ये पहचान है कि लास्ट में, और शायद, ये सब पहचान होती है संदेहवाचक की। चलिए अब हम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, जिससे हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अच्छे से क्लियर हो जाए। विधानवाचक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में बदलना। अब ये देखो, अब इन सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से आठों भेद, वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझ आ जाएंगे। देखो, चोरों ने चोरी कर लिया। चोरों ने चोरी कर लिया, विधान क्या होता है? सिंपल। यहाँ पर हमें सिंपल सेंटेंस दिया होगा, उसको हमने निषेध का मतलब नकारात्मक यानी नहीं वाले वाक्यों में बदलना है। अब आपको पहले हमें जो काम करना है उसको सोचेंगे। भाई जो काम हमें मिलेगा हम उसको क्यों सोचेंगे? जो क्वेश्चन हमें मिल गया, हमें तो आंसर लिखना है ना। हम क्वेश्चन को क्यों, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, हम उसको क्यों करेंगे सही? हम आंसर को सही लिखेंगे। पहले हम निषेधवाचक नकारात्मक वाचक की वाक्य की पहचान दिमाग में सोचेंगे क्या होती है। उसकी पहचान होती है नहीं। अब हम सिंपल वाक्य में हम नहीं को जोड़ेंगे। चोरों ने चोरी कर लिया, चोरों ने चोरी नहीं किया। मजदूर ने काम पूरा किया, मजदूर ने काम पूरा नहीं किया। माली ने फूल तोड़े, माली ने फूल नहीं तोड़े। रश्मि संस्कृत बोल सकती है, रश्मि संस्कृत नहीं बोल सकती। किसान बैंक से कर्ज लेते हैं, किसान बैंक से कर्ज नहीं लेते। या
हर सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को हमने नकारात्मक सेंटेंस में बदला। अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हम कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस को तुम प्रश्नवाचक में बदल के दिखाओ। पहले तुमने नकारात्मक में बदला, अब आप प्रश्नवाचक में बदलो। अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा। अब प्रश्नवाचक का साइन है आखिरी में क्वेश्चन मार्क। क्या अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा? देखो हमने आके क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी मैं उससे क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि क्या अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा। कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान ने आत्महत्या क्यों कर ली? चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। चलते चलते वह पेड़ की छाया में क्यों बैठ गया? यहाँ पर ये गलत सेंटेंस 2 बार रिपीट हो गया है, इसका बनेगा चलते चलते वह पेड़ की छाया में क्यों बैठ गया। फिर क्वेश्चन मार्क। सैनिकों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सैनिकों ने कितने आतंकवादियों को मार गिराया? हमने क्वेश्चन किया है, काउंटिंग पूछी है कितने। विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है। क्या विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है? हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, विजया क्यों प्रयोगशाला में प्रयोग करती है। अब विधानवाचक वाक्यों को संदेहवाचक वाक्यों में बदलो। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। अब संदेहवाचक की क्या पहचान होती है? लास्ट में होगी, होंगे या शायद, संभवतः स्टार्टिंग में होगा, होगा, होंगी लास्ट में होंगे। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। अंडे से बच्चे निकल आएंगे। अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। मंदिर में आरती हो रही है। शायद मंदिर में आरती हो रही होगी। आतंकी मारे जा चुके हैं। संभवतः आतंकी मारे जा चुके होंगे। मरीज ठीक हो रहे हैं। संभवतः मरीज ठीक हो रहे होंगे। अब विधानवाचक वाक्यों को संकेतवाचक में। वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है। यदि, अब संकेतवाचक का पहचान क्या है? यदि, वर्ड्स के स्टार्टिंग में हमारे यदि होगा। यदि देखते ही आप प्रश्नवाचक संकेतवाचक वाक्य लिख दीजिए। वर्षा होने पर फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मेहनत ना करने से तुम हुए हो, फेल हुए हो। यदि मेहनत करते तो फेल ना होते। मजदूर आने पर किसान फसल काटेगा। यदि मजदूर आते तो किसान फसल काटते। बिजली आने पर टीवी ले दूंगा। यदि बिजली आती तो मैं टीवी देखता। वर्षा होने पर पौधे लगाऊंगा। यदि वर्षा होती तो यदि वर्षा होती तो पौधे लगाता। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद। वर्षा होने के कारण नालियां भर गई। अब ये बताओ ये कौन सा भेद है अर्थ के आधार पर? विधानवाचक वाक्य। आज ममता विद्यालय नहीं आई। नहीं, यहाँ पर नहीं आ गया तो निषेधवाचक वाक्य। क्या आप फिल्म देखने नहीं चलोगे? प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया और शुरू में क्या आ गया? क्या? यदि अच्छे अंक आएंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी। यहाँ पर यदि आ गया तो संकेतवाचक। अरे यह तुमने लिखा है, विस्मयादिवाचक। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। इनको बदल के फिर से चेंज करना है। विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती है। अरे इसको विस्मयादिबोधक में बदलना है। अरे वह विदेशी होकर भी हिंदी बोलती है। पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो।
इसको संकेतवाचक में बदलना है। पहले हम संकेतवाचक का साइन सोचेंगे क्या होता है। कठोर परिश्रम करते तो पछताने से बच जाते। सुबह होते ही फूल खिलने लगे, विस्मयादिबोधक में। अरे सुबह होते ही फूल खिलने लगे। ताकतवर होते हुए भी वह हार गया, प्रश्नवाचक में। क्या ताकतवर होकर भी वह हार गया, क्वेश्चन मार्क। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, उसको आप सही कर लेना। हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा। इसको विधानवाचक में बोलना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान करूंगा। क्वेश्चन मार्क वाले में दे रखा है, हमें सिंपल में बनाना है। स्त्रियों का सम्मान होता है, इच्छावाचक। हमें काश स्त्रियों का सम्मान होता, ये हमारी इच्छा है, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। मैना के चेहरे पर करुण भाव है, इसको प्रश्नवाचक में करो। क्या मैना के चेहरे पर करुण भाव है? गोपू दूध पीता है। गोपू दूध, इसको निषेधवाचक में करना है। गोपू दूध नहीं पीता। क्या तुमने खूब पढ़ाई की? विस्मयादिवाचक, शाबाश तुमने खूब पढ़ाई की। आज वर्षा हो रही है, शायद आज वर्षा हो रही है। तो इस तरीके से हमने आपको वाक्य को बदला, हर चीज को हमने एक्सप्लेन किया, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद को बताया, एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बताया, हर एक की पहचान बताई कि सेंटेंस में ये चीज हो तो ये, अगर इस चीज को देखोगे तो आप आंख बंद करके उसका नाम लिखना। आई होप आपको हमारा ये वाक्य वाला चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।